गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्कूल लर्निंग। आज हम क्लास 8 की एनसीईआरटी की भूगोल की पुस्तक का दूसरा अध्याय जो कि भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन है, इसका पार्ट 1 हमने देख लिया था। आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करने जाएंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। जैसे कि पहले बता दिया गया था, आज बताया जाएगा समुच्चीय रेखा रोधिकाओं के बारे में। समुच्चीय रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थर, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती है। तो चलिए हम समझते हैं कि समुच्च रोधिकाएं क्या होती हैं। यहाँ पे जैसे कि एक चित्र दिया गया है, ये समुच्च रेखीय जुताई का। आप इसे देखकर समझ सकते हैं कि यही क्या होती है, समुच्च रेखीय रोधिकाएं होती हैं। इन्हें हम कैसे बनाते हैं, तो पत्थर, घास और मृदा का उपयोग करके रोधिकाओं के सामने जो है जल एकत्रित करने के लिए खाई बना दी जाती है। मान लीजिए कि ये खेत हो गए और उनके पास जो है एक थोड़े से जगह को छोड़कर यहाँ पे आपको पत्थर, घास और मिट्टी का उपयोग किया जाता है, ताकि जो है रोधिकाओं के सामने जो है, यानी कि ये खेत अगर हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाए, जल एकत्रित हो जाए, और इसलिए क्या होती है कि इस खाइयों को बनाया जाता है। चलिए आप इसे क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है कि एक ही आकार की और बहुत 2 ट्रे लेना। आपको इस तरीके का 2 ट्रे लेना है, जिसमें कि एक ट्रे में 6 छेद बनाइए। एक ट्रे में आपको 6 छेद बना लेना है और इसके बराबर मात्रा में आपको मिट्टी भरनी है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे 6 पार्ट बना लिया गया है और यहाँ पे क्या किया गया, तो मिट्टी को भर दिया गया है और ब ट्रे में गेहूं और चावल के दाने डालिए। बाद में ब ट्रे के दानों को उगाकर कुछ ऊंचे हो जाते हैं। अब दोनों ट्रे को ऐसे रखिए कि वे एक ढाल पर हों, मतलब ढलावन पर। दोनों के ट्रे में बराबर ऊंचाई से एक ओर से मग में जल डालें और दोनों ट्रे के छिद्रों से निकलने वाले पंकिल जल को 2 अलग अलग डिब्बों में एकत्रित करें और तुलना करें कि प्रत्येक ट्रे से कितनी मृदा बह गई है। जैसे कि आपने देखा होगा और आप अनुमान के आधार पर भी बता सकते हैं कि ये जो ट्रे है और इस मिट्टी का पानी जो है, इसमें आप देख रहे हैं कि एक भी पेड़ नहीं लगा हुआ है, तो आसानी से मिट्टी जो है वो बहकर नीचे जमा हो गई। अब दूसरे ट्रे में देखिए कि यहाँ पे कुछ पौधों को लगाया गया है। जो पौधे क्या करती हैं, तो मिट्टी के जड़ को मिट्टी जो होती हैं उसको जड़ें काफ़ी मजबूत से पकड़ी रहती हैं, जिस कारण आपको यहाँ पे मिट्टी की संख्या कम दिख रही होगी और यहाँ मिट्टी की मात्रा क्या है, आपको ज़्यादा दिख रही होगी। इसमें मात्रा कम है और इसमें मात्रा क्या है, ज़्यादा है। तो हम समझ सकते हैं कि जिस भी मैदान में, खेत में पौधे लगाए जाते हैं, वहाँ जो पौधे या पेड़ होते हैं वे जड़ें क्या करती हैं, तो मिट्टी को कसकर पकड़ी रहती हैं, जिस कारण मिट्टी का क्षरण जो है वो कम होता है। अब चलिए चट्टान बांध के बारे में पढ़ते कि यह क्या है। यह जल के प्रभाव को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। ये नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। चट्टान बांध का मतलब जिस तरीके से नदियों के पास जो बांध बनाया जाता है, इसी तरीके से चट्टान बांध यानी कि पत्थर का बांध बनाया जाता है। इसे क्या किया जाता है, तो इसे नालियों की रक्षा करने के लिए और मृदा को क्षति को रोकने के लिए इसे बनाया जाता है। बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसल एकांतर कतारों में उगाई जाती है। जैसे कि आप इसमें समझ सकते हैं कि बीज की फसल उगाने का अर्थ क्या है। आपने सुना होगा कि गेहूं के साथ जो है बथुआ या फिर और अन्य फसलों की खेती की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हम गेहूं के साथ बथुआ भी आराम से एक तो पा लेते हैं, और दूसरा इसका अर्थ क्या होता है कि वर्षा दोहन में मिट्टी को अधिक सुरक्षित रखने के लिए होती है कि अगर मान लीजिए कि वर्षा या आंधी या तूफान आता है, तो गेहूं को बचाने में जो बथुआ या फिर अन्य पौधे जो लगाए जाते हैं वो उनकी सहायता करती हैं। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप जानते हैं कि वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर वर्ष जो थी, 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर वर्ष से भी अधिक हो गई। इसका अर्थ क्या है कि 1975 में आपको जनसंख्या कम रही होगी तो जल की खपत भी कितनी थी, 3850, लेकिन 2000 में यह बढ़कर 6000 घन क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या जो है वो दुगनी बढ़ गई। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4000 के अप्रोक्स और यहाँ पे क्या है 6000। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1.5 या 2000 की वृद्धि जनसंख्या में हो जाने से जल की खपत में भी दुगनी वृद्धि हो गई। अब चलिए आगे हम समझते हैं जल के बारे में। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, मतलब जल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिना जल के हम जीवित नहीं रह सकते। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका, इसलिए हम इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त होगा। आप जानते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वास्तविक तौर पर पृथ्वी पे जल की मात्रा क्या है, काफ़ी ज़्यादा अधिक है, इसलिए हम इसे नीला ग्रह कहते हैं और जल ग्रह भी कहते हैं। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह से 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं की मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, और लवण केवल 2.7% है। इसका लगभग 70% भाग पर बर्फ की चादर और हिमानियों के रूप में अटलांटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता
जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुँच से बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। और यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्पन के रूप में पाया जाता है। तो चलिए हम इसे अच्छे से समझते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, तो इस पर हमको जल का कितना प्रतिशत भाग मिलता है, 75% भाग, जिस पे कि हम देख सकते हैं कि 75% जल का भाग पृथ्वी पर है। इसलिए पृथ्वी क्या होती है, नीली दिखाई देती है, मतलब इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह या जल ग्रह कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि इस पर जो जल है वो कितना पीने वाला है और कितना प्रतिशत जल जो है वो लवण युक्त है, कितना अलवण युक्त है और कितना जो है टोटल जल की उपस्थिति पृथ्वी पर है संभव। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि लिखा गया है अलवण जल जो है वो 2.7% है, मतलब इसमें लवण की मात्रा जो है वो कम होती है। और लवणीय जल जो है उसकी भी मात्रा काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है। जैसे कि महासागर जो होते हैं उनमें अलवणीय जल होते हैं, जिसका हम लोग जल का उपयोग जो है हम लोग नहीं कर सकते, मतलब वो उस जल को मानव के लिए पीना जो है वो अनिवार्य नहीं है, मतलब उतना नमकीन होता है कि मनुष्य उसे नहीं पी सकता है। तो हम लवणीय जल युक्त नहीं पी सकते, केवल अलवण जल जो है वो पी सकते हैं। जैसे कि पीने का जल पृथ्वी पर जो है 0.03% है। इसलिए हमें जल की रक्षा भी करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले भविष्य में हो सकता है कि जल हमें नहीं मिल पाए या जल की बहुत सारी दिक्कतें हो जाए। जैसे कि आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, एक टपकता जल नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। जैसे कि आप देखते होंगे अपने आसपास विद्यालय जाते होंगे तो सड़कों पे आप क्या देखते हैं कि एक टंकी जो है वो टूटी हुई है या उसमें से जल जो है वो टपक रहा है। तो अगर जल से एक बूंद भी टपकता है तो ये क्या कर सकता है, एक वर्ष में 1200 लीटर की बर्बादी कर सकता है। इसीलिए हमारे आसपास अगर जल खराब हैं या वो टपकते हैं या लीकेज है तो हमें उन्हें ठीक करवाना चाहिए, ताकि हम जल की बचत कर सकें और 1200 लीटर को जल को बचा कर रख सकें। यह घटना सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, बहुत सारे आपको शहरों में यह घटना देखने को मिलेगी। तो मान लीजिए कि अगर एक व्यक्ति के द्वारा या एक किसी शहर में एक ही टंकी पानी की खपत करती है 1200 लीटर की, तब अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे विश्व में अगर बहुत सारी टंकी खराब है तो कितना जल बर्बाद कर देती होंगी। तो इसलिए हमें पीने का जल क्या करना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए और सुरक्षित रखना चाहिए। तो हम भी आज मतलब देखें और अपने आसपास के जो बगल की टंकियाँ अगर टूटी है तो उसे बनवाने का प्रयास करें या प्रशासन को इसकी खबर करें, ताकि जो है वो पीने के जल को सुरक्षित कर सकें। जल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता और न घटाया जा सकता, मतलब यह मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है। इसकी कुल मात्रा स्थिर है, इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रिया द्वारा महासागर, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं इसे हम जल चक्र करते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में करता है वरन उत्पादन प्रक्रियाओं में भी करता है। जल कृषि, उद्योग और बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा नल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती हुई मांग और बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर। चलिए हम जल के बारे में समझते हैं। जल जो कि मानव के जीवन के लिए उपयोगी है, मानव के जानवर के जीवन के लिए भी उपयोगी है और पेड़ पौधों के लिए भी। तो चलिए हम जल को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि जल बनता कैसे, पृथ्वी पर जो है जल बनता कैसे और इसको हम जल चक्र कैसे कहते हैं। तो जो नदी और समुद्र तट का पानी होता है वो क्या होता है, मान लीजिए कि ये नदी और समुद्र तट का पानी है या तालाब है, तो ये क्या होता है, सूरज के माध्यम से इसका जल आपको गर्म होता है। गर्म होने के बाद यह क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है, मतलब ये हमारे बादलों में ये जल जाता है और बादलों से यही जल वापस से क्या होता है, धरती पर वर्षा के रूप में बरसता है। इस जल चक्र को समझ गए होंगे। यही प्रक्रिया जो है चलते रहती है निरंतर और यही क्या कहलाती है, तो यही जल चक्र कहलाती है। जल चक्र को अच्छे से समझ गए होंगे। आप अगर इसको डायग्राम के थ्रू समझना चाहते हैं तो आप भी अपनी कॉपी पर इसका प्रयोग करके देख सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं। तो जल मनुष्य जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, लेकिन फिर भी मनुष्य इसे किसी न किसी तरीके से प्रदूषित करता है। नदियों का जल जो है फैक्ट्रियों के माध्यम से प्रदूषित होता है या जानवरों को नहलाने के क्रम में, या मनुष्य जो कि मनुष्य के घर से निकलने वाले बहुत सारे मल पदार्थ जो होते हैं वो भी जाकर नदी में मिल जाते हैं, जिस कारण इसका जल क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। तो जल को हमें प्रदूषित होने से बचाना है, क्योंकि अगर हम जल को प्रदूषित होने से नहीं बचाएंगे तो यह आने वाले वर्षों में और भविष्य में हमारे लिए जल संकट उत्पन्न हो सकता है। चलिए यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया जिसको समझते हैं
कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन 150 लीटर जल खर्चा करता है। मान लीजिए कि भारत की ही बात करें तो भारत की 130 करोड़ की आबादी है। अगर आप एक आदमी की तुलना करें कि 150 लीटर वो जल का उपयोग करता है, तो आप उसे गुना करके आसानी से निकाल सकते हैं कि 130 करोड़ की आबादी में 150 लीटर जल कितना अधिक होगा। इसके बावजूद पूरे विश्व में अगर आप आंकड़े निकालना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, पूरे विश्व के आंकड़ों में जनसंख्या मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू आपको मिल जाएगा कि कितना व्यक्ति जो है वो जल का प्रयोग करता है। चलिए हम इससे समझते हैं कि एक व्यक्ति 150 लीटर जल का उपयोग कैसे कैसे करता है। पीने में आदमी 3 लीटर का प्रयोग, खाना बनाने में 4 लीटर, नहाने में 20 लीटर, शौचालय में 40, वस्त्र धोने में 40, बर्तन धोने में 20, बागवानी में 23, टोटल कितने होते हैं 150। तो इस तरीके से एक मनुष्य की जल की खपत कितनी है 150। हम इसे प्रयोग करने के लिए मतलब हम जल का प्रयोग कम कैसे कर सकते हैं, तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। और आप भी सोचें, जैसे कि हम आपको एक क्रियाकलाप बताते हैं कि मान लीजिए कि हमारी घर में जो हमारी मम्मियाँ होती है या हम लोग जो होते हैं, हमारी माएँ, वो क्या करती हैं, कपड़े धोती हैं। और कपड़े धोने के बाद जो पानी बच जाता है उसे हम प्लांटेशन में प्रयोग कर सकते हैं, मतलब पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, शौचालय में भी इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इन दोनों तरीक़ों से हम जो प्रति व्यक्ति 150 लीटर आदमी जल खर्चा करता है, उसमें 10 या 20 लीटर तो बचा ही सकते हैं अगर हर व्यक्ति ऐसा करे तो इसीलिए हमको इस तरीके की मुहिम बनानी चाहिए और लोगों को जागृत करना चाहिए कि हम जो कपड़ा वगैरह धोते हैं और उससे जो पानी बच जाता है उसको हम फेंकें ना, उसे हम दूसरी चीज़ों में प्रयोग कर ले, ताकि हमारे यहाँ जो बागवानी वगैरह में एक्स्ट्रा पानी खर्च किया जाता है या शौचालयों में, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पानी को हम बचा सकते हैं और सुरक्षित कर सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि आप जानते हैं कि आपने जल बाजार के बारे में सुना होगा। सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर के पास तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। आजकल विश्व में जो है बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर पीने का पानी खरीदा जाता है, या फिर बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे पानी की कमी होने के कारण पानी बेचा जाता है, जैसे हम लोग के सामानों को बेचा जाता है। उसी तरीके से आप अफ्रीका का नाम तो सुने ही होंगे, वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। पीने का पानी लोगों को लाने के लिए करीब 50-60 किलोमीटर जाना होता है पैदल, तब जाकर उन लोगों को पीने का पानी मिलता है। आप भी जल की समस्या हमारे जगह ऐसी ना हो, आप क्या कर सकते हैं, जल की समस्या को कम कर सकते हैं। आज जल बचाएंगे तो हमें कल जो है वो दिक्कतें नहीं आएंगी। चलिए हम जल की उपलब्धता की समस्या को आज समझते हैं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की बहुत कमी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दक्षिण अफ्रीका में, उसके बाद पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग में, और उत्तर पश्चिम मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग में, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया में अलवणीय जल है। मतलब यहाँ पे पीने वाला पानी जो है बहुत कम है और इसकी आपूर्ति कमी का सामना करते हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहाँ पे अक्सर सूखा पड़ता है, क्योंकि ये गर्मी वाले इलाके हैं। उनमें जल अभाव की संख्या बहुत बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। या एक तो यह गर्म इलाका है जिस कारण जो है पानी की खपत यहाँ बहुत ज़्यादा है, और लोगों में जितने भी पानी की आवश्यकता होनी चाहिए उतना भी पानी इन लोगों को नहीं मिल पाता। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी दिक्कतें ना आए, इसलिए हम जल को सुरक्षित कर रख सकते हैं। यहाँ पे यमुना नदी वहित मल, औद्योगिक बहिस्त्राव एवं कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यमुना नदी का एक पिक्चर दिया गया जो कि कितना गंदा दिख रहा है। यह जो है मनुष्यों के कारण, मनुष्य के जितनी फैक्ट्रियाँ होती है उस कारण यहाँ का जो केमिकल होता है वो पानी में मिल जाता है, क्योंकि जहाँ यमुना नदी है दिल्ली के और वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, तो जितनी भी फैक्ट्रियाँ, उनका नाली जो है यमुना नदी के तट की ओर खुला हुआ है, जिसके कारण इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल मिला हुआ है। केमिकल मिलने के कारण यमुना नदी का जो रंग है, वास्तविक रूप भी वो भी बदल चुका है। तो कचरे के कारण और औद्योगिक बहिस्त्राव के कारण वहित मल से नदी क्या है, अत्यंत प्रदूषित हो गई है। अब चलिए आगे समझते हैं कि जल संसाधन को हम सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो आज विश्व में युद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। हो सकता है कि भविष्य में जल के लिए कोई युद्ध भी हो। अगर ऐसा नहीं होना चाहता है कोई भी व्यक्ति, तो वो क्या करे, आज जल को कम उपयोग करे और जितना हर संभव हो सके बर्बादी न करे जल की, और उसे बचा कर रखें। तो भविष्य में हम इस युद्ध से बच सकते हैं। इसे छीन होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाए जाना चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, ये हमें वापस मिल सकता है, लेकिन मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की कमी काफ़ी ज़्यादा है। अति उपयोग और प्रदूषण से इसके लिए अनुपयुक्त बना देता है। मतलब हम जानते हैं कि जल एक क्या है, नवीकरणीय स्रोत है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश हमको मिल रहा है, उसी तरीके से हमको बाकी चीज़ें भी मिलती हैं, लेकिन जो जल है वो भी नवीकरणीय स्रोत है, वापस भी वो हमें मिल सकता है जल चक्र के माध्यम से। लेकिन जिस तरीके से जल की उपस्थिति पृथ्वी पर है, उससे कई ज़्यादा जनसंख्या है,
तो जितनी ज़्यादा जनसंख्या उस हिसाब से जल की आपूर्ति क्या है, कम है। अगर मनुष्य जल को प्रदूषित करता है और आने वाले समय में उसकी खपत ज़्यादा करता है, उसे बर्बाद होने से नहीं रोकता है, तो हो सकता है कि भविष्य में हमें जल के कारण बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़े, जैसे कि अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे शहर कर रहे हैं, बहुत सारे देश कर रहे हैं। अशोषित या आंशिक रूप से शोहित वाहित मल, कृषि रसायन का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्त्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इसमें शामिल जो है नाइट्रेट धातुएं कीटनाशक जल को प्रदूषित करते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव और निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाता है। उन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्ण बहिस्त्राव को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषित नियंत्रित किया जा सकता है। अब आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। जरा सोचिए कि जितने भी फैक्ट्रियां होती हैं उनके नालों को नदी की ओर मोड़ दिया जाता है, या फिर हमारे घर के शौचालयों के जो नाले होते हैं वो भी जाकर नदी की ओर खुलते हैं, बड़ी नाली से। और बड़ी नाली जो कहाँ जाकर खुलती है, नदियों में। अब इन नदियों में सारा जो वहित मल है और केमिकल है वो नदी में चले आते हैं। नदी में चले आने के कारण क्या होता है, इसमें जो मछलियाँ पाई जाती हैं उन मछलियों का हम सेवन करते हैं। वो मछलियाँ भी तो यही गंदा जल पीती होंगी और वापस से उसी मछलियों को जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में भी ये जो नाइट्रेट वगैरह हैं और नाइट्रिक अम्ल हैं वो हमारे शरीर में बहुत आसानी से पहुंच जाती हैं और मनुष्य को भी बीमार कर सकती है। तो सोचिए, आदमी की कुछ क्रियाकलापों के कारण मनुष्य ने अपना ही जीवन क्या किया है, खतरे में डाल लिया। चलिए आगे पढ़ते हैं। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूर्ति करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र के स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जाता है। मान लीजिए कि जिस जगह जल की कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि जल की कमी नहीं होगी, आने वाले समय में हर जगह जल की दिक्कत होगी। तो अभी जिस जिस जगह जल है उस जगह हम जल को कैसे बचा सकते हैं। मान लीजिए कि सिंचाई जो कि एक बड़ा साधन है, मतलब सिंचाई एक ऐसी व्यवस्था है जो संपूर्ण विश्व में लागू है। तो सिंचाई में हमारा बहुत ज़्यादा जल जो है वो चला जाता है। अब हम इस सिंचाई में जल को कैसे बचा सकते हैं, तो ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई क्या होती है आप जान लीजिए। मान लीजिए कि ये हमारा खेत है और ये हमारे पौधे हैं, जहाँ पे हम कोई भी पौधा, गेहूँ या मक्का या कुछ भी उगाते हैं, तो हम जल क्या करते हैं, मान लीजिए अगर फ्लो यानी कि पाइप के द्वारा हम उसमें जल डालते हैं तो बहुत मात्रा में जल चला जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करेंगे। मतलब पौधों के पास एक पाइप गुजरती है जो केवल जड़ों के पास होकर खुलती है। यहाँ पे केवल जड़ों तक पानी जाता है, मतलब जितनी जड़ को पर्याप्त पानी मिलनी चाहिए उतना ही पानी इसको मिल जाता है। इस तरीके से हम जल का भी बचाव कर सकते हैं और जितना पानी पौधों को चाहिए उतना मिल भी जाता है। तो आप ड्रिप सिंचाई को अच्छे से समझ गए होंगे। इन चीज़ों का प्रयोग करके हम जल को बचा सकते हैं और संरक्षित कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप जानते हैं कि अपने घर की छत पर वर्षा जल को एकत्र करके इस जल का संरक्षण करना, विभिन्न उत्पादक उपयोग में लाना है। वर्षा जल संग्रहण करना कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा 1 और 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। मान लीजिए कि इस बात से कोई भी व्यक्ति अनभिज्ञ नहीं होगा कि आने वाले समय में हमें जल की दिक्कत नहीं होगी। अभी ही आप देख लीजिए कि गर्मी के समय में चापाकल वगैरह में बहुत इलाकों में पानी आना बंद हो चुका है और जगह जगह जो है बहुत ज़्यादा समरसेबुल लगा दिए गए हैं, जिस कारण जो है जल ज़्यादा मात्रा में खींची जा रही है। मतलब जल का जो लेयर है, यानी कि जो पानी हमें धरती से मिलता है, जिसको भूमिगत जल हम बोलते हैं, वो जल हमें बहुत मेहनत के बाद मिलता है और हमें ऊंचे मूल्यों पर मिलता है। आज हर घर में यह सुविधा लोग ला रहे हैं कि हम समरसेबुल के द्वारा जो है पानी को एकत्रित कर लें। इससे क्या हो रहा है कि जिन इलाकों में चापाकल से पानी मिल जाया करता था, समरसेबुल के कारण या मोटर के कारण जो है आज नलों तक पानी नहीं पहुँच पाता। इसका कारण यही है कि आने वाले समय में हमें और भी ज़्यादा जल की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वर्षा नहीं होगी तो हमें भूमिगत जल भी प्राप्त नहीं होगा। भूमिगत जल को बनने में भी समय लगता है। तो वर्षा नहीं होने का तो बहुत सारा कारण है। एक तो वातावरण का प्रदूषित होना, दूसरा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। अगर इन तीनों चीज़ों को नहीं रोका गया तो हम वर्षा की कमी को झेलेंगे ही और साथ में पानी की कमी को भी। तो हम इन पानी की कमी को न झेलें और कैसे इसका सदुपयोग करें, तो आइए जानते हैं हम क्या करेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा, अगर आपने नहीं भी सुना होगा तो मैं आपको बताती हूँ कि गुजरात जैसे शहर में लगभग हर आदमी जो है अपने घरों की छत पर एक टंकी बनवाया गया है जो कि खुला छोड़ दिया गया। उसमें क्या होता है कि जब भी वर्षा का जल
आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा एकत्रित हो जाता है और जमा हो जाता है, ताकि जब भी उन्हें जल की दिक्कत होती है तो उसमें क्लोरीन की एक गोली डाल दी जाती है, जिस कारण जो है जल पूरी तरीके से साफ़ हो जाता है और हम इस जल का प्रयोग पीने को छोड़कर बाकी अन्य चीज़ों में कर सकते, जैसे कि शौचालय, बागवानी या फिर अन्य चीज़ों में, कपड़े धोने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर 2 घंटे भी बारिश होती है तो हम क्या करेंगे, हम 8,000 लीटर जल का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। तो आप अगर हर भारतीय या विश्व का हर एक आदमी सोचे कि हमें जल को एकत्रित करना चाहिए, तो आने वाले समय में हम जल की दिक्कतों को बहुत कम कर सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में चलिए जानते हैं। स्कूल के बच्चे हस्तलिपि प्रदर्शन में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश में भिन्न भिन्न भागों में एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप और छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेत और बांस की बनी है। भारत के पूर्वी और पूर्वी आंध्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है और जैसी रेशम स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कार्फ, अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें विभिन्न तरीके से उत्पादन देते हैं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। चलिए अब हम इसे समझते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है कि एक मैडम है जो कि अपने बच्चों को हस्तलिपि प्रदर्शन में ले जाती है, जहाँ पे पेड़ से बनी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि जूट से बनी बैग और थैले। कुछ बच्चियाँ देखती हैं जो कि मोना उसे हाथ में पकड़ कर बोलती है कि ये बहुत सुंदर है, तो उसकी मैडम उसे बताती है कि ये जूट से बना हुआ है। और भी बहुत सारी वहाँ पे दौरी, सूप वगैरह और बहुत ऐसे तरीके थे जो देखने योग्य थे। उन सब चीज़ों में बताया गया कि ये चीज़ें जो है बाँस से बनी गई हैं। बच्चों में थोड़ी से आश्चर्य की भावना तो पैदा हुई कि उन्होंने ये नहीं जाना था कि वास्तविकता में ये सब बाँस से बनाई गई है या फिर यह वास्तविकता में जो है आपको जूट से बनाई गई है। उसके अलावा रेशम के कपड़ों के बारे में मैडम ने बताया कि यह जो है रेशम के कीड़ों से तैयार किया जाता है, जो कि शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे आप समझ गए कि हमें दैनिक जीवन में पेड़ों से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आप भी कल्पना करें और आप भी सोचें कि पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है, उसकी एक लिस्ट तैयार करें और खुद सोचें कि पेड़ हमें एक नहीं बल्कि अनेक चीज़ें देते हैं, इसलिए हमें पेड़ की रक्षा तो करनी ही चाहिए। यहाँ पे आपको रेशम कीट का चित्र दिया गया जो कि दिखा रहा है कि ये शहतूत का पेड़ और उस पर रेशम कीट जो है वो किस तरीके से चल रहे हैं। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच एक जुड़े संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल किसे कहा जाएगा? जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े संकरे क्षेत्र को हम जैव मंडल बोलते हैं। और जैव मंडल में सभी जीवित जातियां रहती है, जैसे कि यहाँ एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर है। जीवन पर आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मुद्रा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लैक्टस, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें से आप भी कुछ और जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जैव मंडल सबसे पहले क्या होता है, जो वायुमंडल और जल मंडल के बीच स्थित होता है। अब इसके आधार पर हम और क्या क्या बता सकते हैं, तो आप जान लीजिए कि पेड़ हमें केवल एक चीज़ नहीं अनेक चीज़ देते हैं। अब अगर पेड़ की कल्पना सोचे तो पेड़ हमें सबसे पहले तो वो वातावरण से दूषित गैस कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, बदले में हमें ऑक्सीजन देता है। उसके बाद वो वर्षा में सहायक है। फिर आपको वो मिट्टी को पकड़ कर रखता है, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं, इसलिए इसके लिए रक्षक मेखला बनाया जाता है जो कि जगह जगह पेड़ एकत्रित लाइन में लगाया जाता है ताकि मिट्टी का उससे बचाव हो सके। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, पेड़ हमें लकड़ी देता है, उसके अलावा पेपर, फिर उसके अलावा रुई भी जिससे हम कपड़े पहनते हैं, जूट, उसके बाद बाँस से बहुत सारी बनी चीज़ें, मतलब आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि पेड़ से हमें कितनी सारी चीज़ें मिलती है। उसके बाद रेशम वगैरह भी हमें पेड़ से ही मिलता है, फल, उसके बाद लकड़ियाँ और बहुत सारे जो प्राणी होते हैं जैसे कि जानवर वगैरह, उनको खाने के लिए भी भोजन पेड़ पौधों से ही मिलता है। तो हम किसी न किसी तरीके से पेड़ पर निर्भर रहते हैं और यही जीवन जो है आपको परितंत्र कहलाता है। आपसे यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो चलिए हम इसे समझते हैं। यहाँ लिखा है कि आप जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफेनिन, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशक से किया जाता था, उनके अपमार्जनक उपरांत किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे। देखिए हम इसे समझते हैं कि यहाँ कहा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार
डिक्लोफ्लेनिन नाम और एस्प्रिन नाम का एक केमिकल है, मतलब कीड़ानाशक, जो कि प्रयोग किया जाता है जैसे कि खेत वगैरह में जानवरों से बचाने के लिए, या फिर जो जानवर मतलब जिसे नष्ट कर देते हैं खेत में पौधों को, उससे बचाने के लिए। इस कारण जो है गिद्ध पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और गिद्धों की संख्या में बहुत ज़्यादा कमी आने लगी। इसलिए गिद्धों की संख्या को बचाने के लिए जो है अब इसका प्रयोग जो है वो कम किया जा रहा है, और कहा भी जा रहा है कि पूर्ण रूप से इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक ब्रह्मकमल का चित्र दिया हुआ है, जो कि एक औषधीय जड़ी बूटी, ऐसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। यहाँ पे एक चित्र है जो कि किलकिला किंगफिशर आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव के अंतर्गत जो है जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप में आते हैं। आप भी उसके अलावा पेड़ से होने वाली बहुत सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, तेल वगैरह, तारपीन का तेल, गोंद, इसके अलावा और क्या क्या प्राप्त होते हैं आप भी सोचें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मधुमक्खी हमें वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं, और उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होता है। मतलब पेड़ के अलावा जो बहुत सारे जीव जंतु हैं, जैसे कि गाय से हमें दूध प्राप्त होता है, और बकरी से मांस, मछली से मांस प्राप्त होता है। उसके अलावा खाल से और भी बहुत सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं, पहनने वाले कपड़े, और हमें ऊन भी प्राप्त होता है भेड़ से। मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के पराग में मदद करती है, परितंत्र के घटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतु को खाने के कारण अपमार्जक है, जो कि पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, परितंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। आपने परितंत्र संतुलन के बारे में सुना होगा कि यह कैसे मतलब कार्य करता है यह चक्र। तो मान लीजिए कि जैसे कि पेड़ होता है, पेड़ पौधा पे जो कीट बैठते हैं, कीट को कौन खाता है? मेढक खाता है, और उसके बाद जो मेढक को कोई बड़ा जंतु खा जाता है। फिर मान लीजिए कि एक हिरन है, हिरन खाया घास को, घास जो है उस ये घास हो गया, घास जो है वो हिरन खाया, हिरन को जो है शेर खा जाता है। तो यही प्रक्रिया जो है चलते रहती है पर्यावरण में, जिसे परितंत्र कहते हैं, और यही संतुलन बनाए रखती है। जैसे कि हम जानते हैं कि मधुमक्खी हमें शहद भी देती है, उसके बाद बहुत सारी चिड़ियाएँ जो हैं वो कीटों को खाती हैं, उसके अलावा गिद्ध जो हैं वो मृत पक्षियों को खाते हैं, और यह क्या है, एक अपमार्जक के रूप में, मतलब अगर वो नहीं खाएंगे तो वो सड़ गल जाएंगे, महकने लगेंगे, पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे। तो हर तरीके से परितंत्र में जितने भी जानवर और जीव जंतु हैं वो हमारी किसी न किसी तरीके से सहायता करते हैं, तो हमें इन्हें भी बचाना आवश्यक है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, यहाँ पे आपको घास का एक स्थल दिया हुआ और वन का चित्र दिया गया है। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में बांटा जाता है, जैसे कि वन, घास, स्थल, गुलुम और टुंड्रा। इन्हें 4 भागों में बांटा जाता है। अब चलिए इन्हें समझते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति में क्या क्या होते हैं। यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा होगा जिसमें वन में अजगर का चित्र दिया है। भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विशाल वृक्ष उगते हैं, और इस प्रकार के वन जो है वो जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे कि आपको पता भी है कि वर्षा ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे वन जो है हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी संघनता कम होती जाती है। उसके बाद जैसे कि वर्षा की कमी होती है, या फिर सूखे मौसम आता है, या ग्रीष्म ऋतु, तो उसमें और पतझड़ के मौसम में जो है पत्ते झड़ जाते हैं और वृक्षों की संघनता क्या होती है, कम होती है। फिर जो है आने वाले अन्य ऋतुओं में, जैसे कि फरवरी माह में वसंत ऋतु आता है, तो उसमें पेड़ों में नए पत्ते लग जाते हैं। छोटे आकार वाले और वृक्ष घासें आ पाती हैं, जिससे कि विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले क्षेत्र यानी कि शुष्क प्रदेश जो होते हैं उसमें कटीली झाड़ियाँ और गुल मुक्त हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधे की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्प उत्सर्जन में होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोम सतही वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति में मॉन्स और लाइकेन सम्मिलित है। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व के जितने लोग थे इस समय उनसे अधिक कई लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों और विशाल क्षेत्रों के वृक्ष काट दिए जा रहे हैं। विश्व भर में वनों का आवरण जो है तेजी से समाप्त हो रहा है, और इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण के लिए तुरंत की आवश्यकता है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक चित्र दिया गया है। चलिए पहले हम उससे समझते हैं कि बच्चों ने स्कूल में छात्रों पर वनों पर द्वारा बनाए गए क्या है, कोलाज। जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा ट्री द वर्ल्ड वी नीड अपॉन वेयर विल गो टू व्हेन द ट्रीज इज गॉन। मतलब पेड़ जो है वो हमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे चेयर वगैरह दिया हुआ, अलमीरा है, उसके अलावा जो है कुर्सी है, फिर पेपर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, खाद्य पदार्थ हैं। तो अगर मान लीजिए कि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे और जड़ी बूटियाँ वगैरह, अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमें इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी ही नहीं। मतलब पेड़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज आप जान लीजिए कि जिस तरीके से जनसंख्या विश्व में बढ़ रही है, अगर यही स्थिति रही जनसंख्या बढ़ने की, तो एक न एक दिन क्या होगा कि जनसंख्या को रहने के लिए जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको अभी भी काटा जा रहा है, और जहाँ पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं वहाँ लगाए भी नहीं जाते। तो जिस स्थान से पेड़ पौधों को हटा दिया जा रहा है
तो आने वाले समय में बढ़ती जनसंख्या के कारण पेड़ पौधे साफ होते चले जाएंगे और विश्व में जो है खतरा बनता चला जाएगा। जिस तरीके से वायु भी प्रदूषित हो जाएगी। आपको पता ही है कि पेड़ पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन जो है वो देते हैं, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। उसके अलावा पेड़ पौधों का एक योगदान नहीं है, अनेक योगदान है। इसलिए हमको पेड़ को क्या करना चाहिए, तो बचा के रखना चाहिए। आगे समझते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। वन हमारी संपदा है। आप जानते ही हैं कि वन से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। यह क्या है, तो यह पौधे और जंतुओं का घर भी है। उसके साथ यह परितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं में प्राकृतिक आवास नष्ट हो गया। मान लीजिए कि अगर हम पेड़ पौधों को काट देंगे, जंगल को नष्ट कर देंगे, तो जानवर कहाँ आकर रहेंगे। बहुत सी जातियाँ असुरक्षित अथवा संकट पर हैं और कुछ तो लुप्त होने के कगार पर। मतलब बहुत सारी ऐसी जातियाँ हैं जो लुप्त हो गई, जैसे कि शेर। उसके बाद हमको जो है बाघ वगैरह बहुत कम देखने को मिलते हैं और भी बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो हमें नहीं देखने को मिलते। वन उन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दवानल और भू संकलन में कुछ मानव और प्राकृतिक कारक है जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है। मतलब लोगों का एक कुछ खास पेशा होता है, जैसे कि राजा महाराजा शिकार करते थे, वैसे कुछ आज के भी लोग शिकार करते हैं। शिकार करने के कारण हमें शेर बाघ की अनुपस्थिति काफ़ी ज़्यादा दिखने को मिलती है। जैसे कि आपने वाइट टाइगर का नाम सुना होगा, वो भी आजकल हमें बहुत कम दिखने को मिलता है। आजकल जो भी टाइगर बच गए हैं उनको जो है चिड़ियाघर में सुरक्षित रखा जा रहा है और उस पर पाबंदी लगा दी गई है कि अगर आप इन क्या कहते हैं शेरों को मारते या बाघों को मारते या फिर उसके अलावा जो है आप काले हिरण का शिकार करते हैं तो आप पर जो है प्रतिबंध लगाया जाएगा, आपको जुर्माना दिया जाएगा और आपको जो है कारागार की भी सज़ा हो सकती है। अब जो है इतने सारे प्रतिबंधों के बाद इसमें कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण के लिए और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर है। इनका संरक्षण जागरूक बढ़ाकर किया गया है। पहले जो है आदमी केवल अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो है हिरण के सींगों का इस्तेमाल करता है, जिसमें कि आप कस्तूरी मृग का नाम सुनते होंगे। उसका भी उपयोग बहुत सारी चीज़ों में किया जाता था, लेकिन अब जो है इन जानवरों को बचाया जा रहा है और जो है साथ साथ इस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, इस पर जागरूकता बढ़ाई जा रही है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। संकरी घाटी, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। आजकल जो है इसके ऊपर बहुत सारे कानून वगैरह भी बना दिए गए हैं ताकि लोग शिकार ना करें। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लैक बक को सुरक्षा की आवश्यकता है, अब जो है उसे सुरक्षित घेरा में भी रखा गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए दवानल है, मतलब बहुत सारे पेपर का एक कटिंग दिया गया है जिसको चिपका कर बताया गया है कि जो भी घटनाएं हैं आप भी इस तरीके का एक कुछ न्यूज़पेपर को काट कर तैयार कर सकते हैं। जो क्रियाकलाप दी गए समाचार पत्रों को पढ़े और ज्ञात कीजिए कि यह अग्नि कैसे प्रारंभ हुई और क्या इससे बचा जा सकता है। चलिए हम अग्नि के बारे में आपको कुछ घटना बताएं। जैसे कि आप जानते होंगे कभी कभी जंगलों में भयानक आग पकड़ लेती है, तो इसका कारण स्वयं मनुष्य। आजकल इतना ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है और भूमि जो है इस कदर गर्म होती जा रही है कि बहुत सारे जंगलों में अचानक एकाएक आग पकड़ लेता है और जो है ये बुझ भी नहीं पाती। आपने अमेजोन जंगल के बारे में भी आजकल सुना होगा, जो कि उस पर एक भयानक आग पकड़ लिया था। वो हमारे लिए ऑक्सीजन का बहुत बड़ा साधन है और इस तरीके की अगर घटना हो, जैसे कि मनुष्य के क्रियाकलाप अगर बंद नहीं हुए और बहुत ज़्यादा जो प्रदूषित इलाके वाले क्षेत्र उसमें कमी नहीं की गई, तो आने वाले समय में भी हमें ऐसी घटना देखने को मिल सकती है। आप भी अपने अगल बगल से बहुत सारी क्रियाकलापों को देखें, न्यूज़पेपर की कटिंग देखें और लोगों को बताएं और जानकारी इकट्ठा करें कि ऐसा होता क्यों है आखिर। और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी करें। अधिक जानकारी के लिए दवानल, जो कि एक आग है, प्राणीजत और वनस्पति के संपूर्ण के लिए एक खतरा है। दवानल अगर हो जाए तो मुख्य रूप से 3 कारकों से घटित होता है। तड़ित झंझा के कारण प्राकृतिक अग्नि का लगना, जैसे कि कभी कभी जो है बिजली कड़कती है, उस बिजली के कड़क से भी आग लग सकती है। लोगों की लापरवाही के कारण जो घास फूस इकट्ठा कर दिए जाते हैं उस पर जो है मौसम जब खराब होता है तो बिजली की झनक से और कनकनाहट से उसमें आग पकड़ लेता है और इस कारण जो है पूरे जंगल में आग लग जाती है। स्थानिक लोगों में उद्यमी और शरारती लोगों के द्वारा किसी उद्देश्य से अग्नि लगाना, जैसे कि पटाखों वगैरह के द्वारा भी आग लग सकते हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि शिक्षकों द्वारा अग्नि से रोक लगने से बचाना, जैसे कि अगर हम इस तरह की घास फूस को इकट्ठा ना करें। हम जानते हैं कि दवानल किसी भी स्थिति में हो सकती है और जैसे कि दीपावली या फिर अन्य शादी और त्योहारों में जो पटाखों का प्रयोग किया जाता है उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, तभी हम इससे बच सकते हैं। परीक्षण बिंदु और निपुण भूमि चौकसी तथा संचार, जल से समन्वित जाल और अग्नि
लगने से शीघ्र पता हम लगा सकते हैं। उसके आगे देखिए कि यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दिया। अनेक पक्षी और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण वे विलुप्त हो गए या विलुप्त होने के कगार पर। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूक कार्यक्रम जैसे कि सामाजिक वानिक महोत्सव और प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सके। बहुत से देश पक्षी और पशुओं को मारने के लिए, उनके व्यापार करने के लिए विरुद्ध हैं। भारत में शेर, चीतों और हिरन, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई। इससे प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की गई है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षी और प्राणियों के लिए व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया और पौधों को प्राणियों के संरक्षण में प्रत्येक नागरिक का यह क्या है नैतिक कर्तव्य। चलिए इसे हम पहले समझ लेते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। कि आज हम देख रहे हैं कि मनुष्य अपनी क्रियाकलाप में जो जानवरों को मारता है शौक से शिकार करने के लिए, या आपने सुना होगा कि गेंडे के सींग का उपयोग किया जाता है बहुत सारी चीज़ों को बनाने में, बर्तन या प्याला या फिर सजावट की सामान बनाने में। तो हम इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करें, ये व्यर्थ की चीज़ें हैं। इससे जानवरों की जान की हानि होती है। ऊपर से हम उन्हें आज खोते जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जानवर जो कि आज विलुप्त होते चले गए हैं, जैसे कि मोर का प्रयोग उनके पंखों के प्रयोगों के लिए उनको मार दिया जाता है। उसके बाद हिरन के सींगों का भी उपयोग करने के लिए हिरन को मार दिया जाता है। फिर कस्तूरी मृग के खालों का प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से शेर, बाघ, गेंडा, चीता इन सब का भी प्रयोग किया जाता है और उनको मार दिया जाता है। तो मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए इन जानवरों का शिकार नित्य प्रतिदिन कर रहा है। बच्चों को मतलब विद्यालय में क्या करना चाहिए, शिक्षकों को बताना चाहिए कि हम कैसे इनकी सुरक्षा कर सकते हैं और कैसे लोगों को अग्रसरित करते हैं कि वे शिकार न करें, कि वे भी जीव जंतु हैं, वो हमारे किसी न किसी तरीके से परितंत्र में सहायता ही करते हैं। उसके अलावा जो है भारत सरकार ने आजकल बहुत सारे नियम बना दिए हैं जिसके तहत जो है हम इन जानवरों का शिकार नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी इनमें रुचि रखता है तो उस पर सज़ा का प्रावधान दिया गया है, जिस कारण जो है आजकल हमें यह बहुत कम देखने को मिल रही है। यहाँ चिंतीलों का झुंड जो कि आपको अब बहुत कम दिखता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए हाथी का झुंड जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों के झुंड को रखा गया ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके और जो शिकार है वो कम हो सके। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या अधिक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र से राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया। यहाँ पे वैसे जानवर को सुरक्षित रखा गया जिनकी संख्या जो है आज विलुप्त हो रही है। यहाँ पे शब्दावली दी गई है जैव मंडल नीचे। यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्र की एक श्रृंखला है जिसे कि संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। इसे ही जैव मंडल नीचे कहते हैं। मतलब ये वैश्विक नेटवर्क है जहाँ पे ऐसी श्रृंखला को बनाया जाना है जहाँ पे हम जानवरों की रक्षा कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि CITES द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फन फ्लोरा सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो वन्य प्राणी और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं उनके जीवों को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जाति और पौधों की 28,000 प्रजातियां जो हैं वो अब रक्षित की गई हैं। जो भी विलुप्त होते जा रहे थे उनको क्या किया गया है? तो CITES के अंतर्गत अब सुरक्षित किया जा रहा है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्कटिक और एलो इसके कुछ उदाहरण हैं। आप भी ऐसी कुछ प्रजातियों के बारे में सोचें जो विलुप्त हो रहे हैं और आज हमें नहीं दिखते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं और ये याद रखें कि CITES जो है ये क्या है और इसके अंतर्गत किन जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है। चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ये अध्याय भी अब समाप्त हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें